हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत है आप सभी का द जियो क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। हम लोग कर रहे हैं अपने सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी 2025 के लिए फ्री कोर्स, जिसमें हम लोग अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हमने लास्ट क्लास में इकोनॉमिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। आज हम लोग उसी में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर और जो क्रॉप्स के बारे में दिया हुआ था उसको देखने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ पे हमने ये बात की थी कि रबी, खरीफ एंड जायद की फसलें क्या होती हैं, कब ग्रो की जाती हैं इंडिया में, इसके बारे में जाना था। ठीक है, नवंबर का महीना बीत रहा है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। कुछ लोग थोड़े लेट से ज्वाइन किए हैं, जो कि अब फिर से अभी उनको होश आया। पर ठीक है, जब जागे तभी सवेरा। वह सवेरा तो पहले ही था, पर चलो जग गए तो कोई बात नहीं, अभी से अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो टाइम है ना? हम लोगों के पास टाइम है, हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, तो हम लोग अच्छे से करेंगे। तो आप लोग पिछला लेक्चर अच्छे से रिवाइज करो और आगे धीरे धीरे पढ़ो। बहुत सारे नए अनाउंसमेंट्स, बहुत सारी बातें हम लोग करने जा रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में। कई सारे सरप्राइजेस रहेंगे आपके लिए, नई नई चीजें। क्योंकि देखो, मैं चाहता हूं ना कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो होलिस्टिक करो। तो अगर आप यहाँ पे अम, हम लोग जैसे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो सिलेबस कंप्लीशन एक पार्ट है, एमसीक्यू प्रैक्टिस अलग पार्ट है। तो एमसीक्यू के लिए अच्छा सा एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने की, जहाँ पे रियल टाइम एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे, जैसे आपको वहाँ पे जाके ऑनलाइन टेस्ट होगा उसी तरह से आप लोग टेस्ट दे सको, एक्सपीरियंस कर सको, सब कुछ करने वाले हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, यही सब में थोड़ा टाइम जाता है। दूसरी बात यार, हाईएस्ट स्पीड कनेक्शन है मेरे पास इंटरनेट का। स्टिल कभी ट्रक तार तोड़ देता है, कभी बंदर तार तोड़ देता है, तो यहाँ पे बहुत समस्या है बनारस में। बट स्टिल इन सभी के बावजूद हम लोग अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे? आटा दाल चावल खाएंगे, उसी के बारे में थोड़ी बातें करेंगे। फिर से मैं बता दूं, क्रॉप्स के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा, कंडीशन बताऊंगा कि कब वो उगाया जाता है, कहाँ कहाँ, कैसे, ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा। लेकिन प्रोडक्शन वर्ल्ड में कहाँ सबसे ज्यादा है, प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ है, ये सारी बातें हम लोग आने वाले समय में, यानी कि जब एग्जाम पास होगा ना, तब डेटा वाला सारा क्लास वहां पे मेरा लेके जाऊंगा, ताकि एक साथ हम करें, याद करना हम लोगों को अच्छा रहे। अभी पढ़ लोगे तो मैं भूल जाता हूँ, तो मेरे को लगता है तुम लोग भी भूल जाओगे। तो उसी तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, ये वाला जो स्लाइड है, इससे एक क्वेश्चन बनने के प्रबल चांसेस है कि रबी, सॉरी, कि ये रबी का कौन कौन सा फसल होता है, खरीफ का कौन कौन सा फसल होता है, जायद का कौन कौन सा फसल होता है। मैच द कॉलम आ जाएगा, फाइंड ऑड वन आउट आ जाएगा, जैसे दे देगा वीट, बार्ली, ग्राम, सोयाबीन। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। तो ये स्लाइड बहुत जरूरी है कि रबी कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, कब कौन कौन से फसल उसमें है, कहाँ कहाँ मूल रूप से उगाया जाता है। ये सारी बातें इस स्लाइड से देखो, देख लेना। लास्ट क्लास के अंत में डिस्कस किया था, स्टार्टिंग में फिर से ये स्लाइड रख दिया हूं ताकि तुम लोग ये नोट्स में लिख सको। ओके, चलिए आगे। राइस, देखो राइस जो है ना, वो अपने साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वाला जो ये भाग है, यानी भारत और ये पूरा भाग, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये पूरा जो साउथ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया वाला भाग है, वहां पे एज अ स्टेपल फूड, मुख्य खाद्य सामग्री की तरह प्रयोग में किया जाता है राइस को। राइस के प्रोडक्शन के लिए एक बात यह है कि राइस के प्रोडक्शन, जब राइस की प्लांटेशन की जाती है, तो खेतों में पानी भर के रखना पड़ता है। ठीक है, तो इट इज अ रेनफॉल इंटेंसिव, या यूं कहे इरिगेशन इंटेंसिव क्रॉप। उस क्रॉप को पानी की आवश्यकता बहुत पड़ती है। इसको जो चावल खाते हो, देखो बनाने में भी पानी ज्यादा लगता है, और पकाने में भी पानी ज्यादा लगता है, उगाने में भी पानी ज्यादा लगता है। और ये वाला जो पूरा हिस्सा है, इट इज अंडर, देखो इक्वेटोरियल जोन में थोड़ा पड़ जाता है, एंड थोड़ा मॉनसून टाइप क्लाइमेट। इन सब कारणों से इस जोन में राइस का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। ठीक है, मनीला में देखोगे तो राइस का इंस्टीट्यूट भी है ना? तो राइस के प्रोडक्शन के लिए एक तो पहले 150 से 300 सेंटीमीटर तक की बारिश की आवश्यकता होती है। ओके, और मॉडरेट टेम्परेचर 22 से 32 डिग्री टेम्परेचर की इसको आवश्यकता होती है जब ये ग्रो हो रहा होता है बारिश के साथ।
और जब ये पक रहा होता है तो ठंडी की हल्की हल्की शुरुआत होने लगी रहती है। ठीक है, तो ये बात इसमें ध्यान रखना है। दूसरा, अब मैंने तुमको बताया कि ये जो क्रॉप है ये क्या है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इरिगेशन इंटेंसिव क्रॉप है। तो इसमें सॉइल कैसा होगा, सॉइल होगा क्लेई या लोमी, मतलब जिसमें क्ले की मात्रा ज्यादा हो, सिल्ट और सैंड कम हो, क्ले की मात्रा ज्यादा हो। क्ले की मात्रा ज्यादा होगा लैंड में तो क्या होगा, वो पानी को होल्ड कर सकेगा, पानी को होल्ड कर सकेगा, प्लांटेशन अच्छे से हो सकेगी। ठीक है, तो ये राइस की कंडीशन। ऐसे एक एक के कंडीशन करेंगे। खुद बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, क्लास पढ़ाते हुए ये सब डिस्कस करते हुए नॉनसेंस बातें ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का क्या उद्देश्य है, नो नॉनसेंस स्टडी, कुछ बकवास नहीं, कुछ बकवास नहीं, पॉइंट टू पॉइंट जो आने की संभावना है उसको ज्यादा पढ़ेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि जितना हम टाइम दे रहे हैं क्या उतने क्वेश्चन आने के चांस हैं, उस हिसाब से पढ़ेंगे। स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, हमारे सारे स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी करेंगे। कोई ऐसे वीडियो मेरा देख रहे हो टाइम वेस्ट करने के लिए मत देखना, पढ़ने के लिए देखना। अब इंडिया में जो ये अपना मैदानी इलाका भी कह लो, खास करके जो ये ईस्टर्न कोस्ट वाला भाग है, या यूं कहो कि डेल्टाइक भाग जो है हमारा, वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। कौन सा क्रॉप, राइस क्रॉप प्रोडक्शन। जितने डेल्टाइक क्षेत्र, गंगा का डेल्टा हुआ क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का क्षेत्र हो गया, फिर आसाम वाला क्षेत्र हो गया, उसके बाद ये कावेरी डेल्टा वाला क्षेत्र हो गया, तो ये जो ईस्टर्न कोस्ट पे हमारे जितने भी डेल्टाइक क्षेत्र मिलते हैं, वहां पे जो राइस का प्रोडक्शन है वो सबका सबसे अच्छा होता है। कॉन्ट्रेरी टू दिस पंजाब, जहां पे राइस स्टेट नहीं है ना, लेकिन वहां पे भी राइस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दे हैव डेवलप्ड अ बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, क्योंकि पास उनके पास सतलुज एंड ब्यास का नेटवर्क है, उन्होंने कैनाल्स बनाए हुए हैं, एंड दे हैव मच बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, मच बेटर इक्विपमेंट्स एंड हाई वेराइटी सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। तो उसके कारण क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन आप लोग जानते हो, उसके कारण क्या होता है कि पंजाब में भी बहुत ज्यादा आपको प्रोडक्शन ऑफ राइस देखने को मिलता है। वैसे राइस वंस प्रोड्यूस्ड वो है, आपने अगर ये स्लाइड आपने देखा हुआ है तो आप यहाँ पे देखो, राइस आपका खरीफ का फसल है ना, एक बार ही उगाया जाता है। लेकिन ये जो डेल्टाइक क्षेत्र में मैंने बताया कि ये आसाम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे साल में 3-3 बार, क्योंकि नदियां हैं, इरिगेशन है ना, सॉइल अच्छा है, तो उसके कारण 3 बार तक साल में प्रोडक्शन किया जाता है। 3 सीजन ऑफ राइस प्रोडक्शन होता है, जिसको औस, अमन और बोरो कहते हैं। तो ये औस, अमन, बोरो क्या है, दीज आर राइस प्रोड्यूसिंग सीजन्स। ठीक है, इन द ईस्टर्न स्टेट्स, असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, साल में 3 बार जहां पे राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, वीट। अब वीट कौन सा है, अब इंडिया में ना एक लाइन दिखती होती है हमें, जिसके साउथ में तुम जाओगे तो तुमको सारे राइस ईटिंग स्टेट मिलेंगे, एंड उसके नॉर्थ में जाओगे तो सारे तुमको वीट ईटिंग स्टेट मिलते हैं। अब तुमको पता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि राइस कैसा है, वाटर इंटेंसिव है, लोमी सॉइल ज्यादा होना चाहिए, क्लेई सॉइल होना चाहिए। वहीं वीट को क्या चाहिए, वीट को मॉडरेट टेम्परेचर नहीं, थोड़ा ठंडक चाहिए सोने के, उसके मतलब जब बुआई उसकी होती है थोड़ा ठंडक चाहिए, और पकते समय थोड़ी गर्मी चाहिए। ये वाली कंडीशन कोस्टल तटों पे नहीं हो सकता है ना। कहाँ पे नहीं हो सकता, डेल्टाइक क्षेत्र में नहीं हो सकता, क्योंकि समुद्र की इम्पैक्ट के कारण, आप लोग जानते हो ये बात, आपको पता है ना, कॉन्टिनेंटलिटी, इसको एक छोटा सा अगर समझने की कोशिश करें तो कोस्ट के पास, तटों के पास तो एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर होता है, साल में जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो कम होता है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम का जो रेंज है वो कम होता है। लेकिन जैसे जैसे तटों से दूर जाते जाते हैं, कॉन्टिनेंट की तरफ चले जाते हैं, तो ये वेरिएशन जो है ना, हाईएस्ट टेम्परेचर एंड लोएस्ट टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाता है। तो पहली बात, कोस्टल क्षेत्रों में नदी है, डेल्टाइक क्षेत्र है, पानी है, अच्छा इरिगेशन है, टेम्परेचर उस तरह का मिल जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो हाई होता है, तो वो राइस वीट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि बोने समय उनको ठंडक मिल जाती है, पकने समय थोड़ी गर्मी मिल जाती है, तो पकने समय इसको ब्राइट सनलाइट चाहिए, तेज रोशनी चाहिए सूर्य की। ठीक है, तो टेम्परेचर कैसा चाहिए, बोते हुए 10 से 15, काटते हुए 21 से 26। पानी इसको भी चाहिए, लेकिन राइस की तुलना में इसको पानी कम चाहिए, तो अराउंड 75 से 100 सेंटीमीटर पानी चाहिए।
इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि खेतों में पानी जमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत देर तक अगर पानी खेतों में जमा रहता है तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट। तो क्या होता है, वेल ड्रेन्ड सॉइल, इसमें पानी तो आए, फर्टाइल है, उसमें इरिगेशन हमने किया, तो पानी जमा ना रहे। ठीक है, तो अगर पानी जमा नहीं रहेगा तो ये हमारा प्रोडक्शन अच्छा देगा। तो इसलिए हमारा जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्दर्न स्टेट्स हैं एंड जो सदर्न डेक्कन वाला स्टेट है, वहां पे भी हमको बहुत सारा प्रोडक्शन ऑफ वीट देखने को मिलता है। आगे आता है मकई। मकई यानी मेज, जिसको आप लोग बेबी कॉर्न की तरह खाते हो, क्रिस्पी कॉर्न की तरह खाते हो, सॉल्टेड कॉर्न की तरह खाते हो। दिल्ली में जाता हूँ मैं अगर कभी, तो दिल्ली वाले तो यार मेट्रो के स्टेशन पे इतने मकई खाते हैं ना, इतना मेज खाते हैं, मक्की मक्की मक्की, इतना मैं तो इरिटेट हो जाता हूँ। और फिर हम पंजाब चले जाते तो वहाँ में मक्की दी रोटी एंड सरोदा साग मिल रहा है देखने के लिए। चलो, तो मक्की जो है इंडिया में भले ही एज अ फूड क्रॉप यूज किया जाता है, ठीक है, मेज एक इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप की तरह यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप वेस्टर्न खास करके यूएसए में चले जाओ तो इट इज अ फॉडर फूड। वो जो मेज का प्रोडक्शन करते हैं, जो मक्की का प्रोडक्शन करते हैं, वो प्रोडक्शन खास करके करते हैं पिग्स को खिलाने के लिए, एंड पिग्स को फिर वो लोग खुद खा जाते हैं ना। तो एज अ फॉडर क्रॉप के रूप में मेज का प्रयोग किया जाता है। कुछ कंट्री उसको फूड क्रॉप की तरह भी यूज होती है क्योंकि हाईली न्यूट्रिशियस होता है। 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है इसको। हाई रेनफॉल, बारिश चाहिए इसको। साथ में इसको ओल्ड एलुवियल सॉइल चाहिए, नया नहीं, फ्लड प्लेन जो हर साल फ्लड आता है जाता है उस तरह का नहीं। जो फ्लड प्लेन से थोड़ा दूर, फ्लड प्लेन में ही जो अपर फ्लड प्लेन है, जहाँ पे ओल्ड एलुवियल सॉइल है, वहां पे इसकी प्रोडक्शन हमें अच्छी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो तीन थे, ये कौन से क्रॉप्स थे? ये हमारे फूड क्रॉप्स थे। कुछ कैश क्रॉप्स होता है। फूड क्रॉप्स क्या होता है? जो हमारी खाद्यान्न की, जो फूड की आवश्यकताओं को पूरी करें। कैश क्रॉप्स क्या होते हैं? जिसको प्रोडक्शन का मेन पर्पस पैसा कमाना है। ठीक है, मेन पर्पस क्या है कि उसको हम मार्केट करेंगे, मार्केट में ले जाके पैसा कमाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो राइस एंड व्हीट का प्रोडक्शन भी उसी के लिए होता है, बहुत सारे लोग करते हैं। बट जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, जो निम्न छोटे स्तर की फार्मिंग करते हैं, वो प्रोडक्शन का खास करके खाने के लिए करते हैं। लेकिन अगर वो गन्ना उगा रहा है तो मार्केटिंग के लिए उगाएगा। वो नहीं सोचेगा कि गन्ना को जमा करके रखेंगे, ठंडी में खाएंगे। या चाय पत्ती उगा रहा है तो अरे सारा चाय पत्ती उठा के मैं ही पीऊंगा, घर में जमा करके रखूंगा। तो वो सारे क्रॉप जो मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जो बेचने के लिए, मार्केट के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, उसको कैश क्रॉप कहते हैं। क्योंकि उसको काटा, मार्केट में बेचा, पैसा आ गया पास में। तो उसमें सबसे पहला है गन्ना, शुगर केन। शुगर केन ऐसे तो यूज होता नहीं है, उसका बाय प्रोडक्ट क्या है? शुगर। ठीक है, उसका बाय प्रोडक्ट क्या है? जैगरी, गुड़। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं शुगर केन का। शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए 21 से 27 डिग्री का तापमान चाहिए और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। हॉट मतलब गर्म होना चाहिए, ठंडक नहीं बहुत ज्यादा हो, एंड ह्यूमिड, नमी की मात्रा जो एटमोस्फेयर, अब ह्यूमिड पता है यार तुम लोगों को, कम हम लोगों ने ह्यूमिडिटी के बारे में बहुत पढ़ा। तो ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, यानी कि नम मौसम होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है? शुगर केन का प्रोडक्शन अच्छा होता है। रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड रिच लोमी सॉइल होना चाहिए। पानी की आवश्यकता इसको भी बहुत ठीक ठाक पड़ती है। गन्ना प्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए तुम महाराष्ट्र के क्षेत्र में जब जाते हो तो तुमने बहुत बार सुना होगा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे फार्मर सुसाइड्स कर रहे हैं। जो ग्राउंड वाटर लेवल है बहुत नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि दैट एरिया इज नॉट मेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, बट दे आर प्रोड्यूसिंग शुगर केन। वो एरिया शुगर केन गन्ने के उत्पादन के लिए नहीं है, बट दे आर उत्पादित कर रहे हैं। तो क्या होगा? ग्राउंड वाटर लेवल पानी वो लेगा। ठीक है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है? प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो पाती है, किसान बेचारे गरीब होते जा रहे हैं। बहुत दिक्कत है, ये पढ़ेंगे हम लोग चैलेंजेस में। बट ये ध्यान रखना है कि इसको भी इरिगेशन चाहिए होता है और डीप रिच लोमी सॉइल चाहिए होता है। एक बात और, तुमने अगर गन्ना देखा होगा तो गन्ना कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और इसमें यहाँ यहाँ पे बर्ड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बर्ड्स होते हैं। तो अगर इस बर्ड को कट करके तुम लगा दोगे तो गन्ना का न्यू प्रोडक्शन हो जाएगा, बर्ड से ही वो निकलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि पहले बर्ड से इसकी प्रोडक्शन की जाती है, ग्राफ्टिंग की जाती है। दूसरा तुमको याद रखना है कि इसमें एक चीज होता है सुक्रोज।
सुक्रोज। सुक्रोज की मात्रा डिटरमाइन करता है कि वो गन्ना कितना मीठा है। इसी सुक्रोज के निकाल के इसमें से हम लोग शुगर की तरह यूज करते हैं। सुक्रोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज मेन रूप से होता है। जिस गन्ने में सुक्रोज या फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा है वो गन्ना अच्छा माना जाता है, जिसमें कम है उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो मान लो कहीं पे अगर ये सॉइल की कंडीशन अच्छी नहीं है एंड बारिश बहुत ज्यादा हो गई है, या फिर धूप बहुत ज्यादा हो गया है, तो क्या होता है कि या तो आपका जो गन्ना है वो वाटर बहुत ज्यादा ले लेगा, तो उसमें फ्रुक्टोज सुक्रोज की मात्रा बहुत कम होगी, वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, तो वो फार्मर्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रह जाता है। उसको फिर बहुत कम कीमत में उन्हें बेचना पड़ता है, क्योंकि अंत में तो उसको निचोड़ के पानी को निकाल के जो सुक्रोज फ्रुक्टोज बता उसी से ना चीनी बनाएंगे। पानी का क्या करना है कंपनीज को? तो अगर पानी की कंटेंट ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है गन्ने के अंदर, तो उसमें सुक्रोज फ्रुक्टोज कम है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, तो वो मार्केट के लिए उतना अच्छा नहीं होता। तो एक तो ये चैलेंज आता है। दूसरा, अगर धूप ज्यादा हो गया तो गन्ना सूख जाता है, उसमें मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो वो प्रोडक्शन के लायक, इधर उधर ले जाने के लायक वो हो ही नहीं जाता है। फिर वो गन्ना के जूस वाले उसको निकाल के उसमें पानी मिला के हम लोगों को पिलाते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम हमेशा होती है कि ये ऐसा एक इंटेंस क्या क्या कहेंगे, सेंसिटिव क्रॉप है, जो कि पानी बहुत ज्यादा हो जाए, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए, फर्टिलिटी कम हो जाए, कुछ भी ऐसे कंडीशन होगा तो शुगर केन प्रभावित हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इंडिया आफ्टर ब्राजील, ये देखो डेटा इसमें आ गया, बट डेटा हम लोग बाद में करेंगे। सैंडी लोमी क्ले अलग अलग सॉइल पे भी उग जाता है। इसमें ना मैनुअल हार्वेस्टिंग बहुत चाहिए, मेहनत बहुत है, बहुत मेहनती वाला काम है। खुद से लगाना होता है, एक एक बड को जाके रोपना होता है, फिर एक एक को उखाड़ना होता है, फिर काटना होता है, क्लीन करना होता है, फिर और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर 100 kg का तुम प्रोडक्शन कर रहे हो तो इसमें से शुगर मान लो 10 kg निकलेगा। तो इसमें क्या होता है, वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। तो वेस्टेज इसमें बहुत ज्यादा होता है तो वो वैसे ही मुश्किल चीज है ना। तो ये सारी बातें हमको शुगर केन के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, ऑयल सीड। ऑयल सीड अलग अलग होते हैं। ऑयल सीड का मतलब वो चीजें जिसमें से ऑयल निकाला जाए, जैसे सनफ्लावर सीड हो गया, मस्टर्ड मस्टर्ड हो गया, तिल हो गया, सेसमी हो गया, सोयाबीन हो गया। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इसको ऑयल सीड कहा जाता है। इनका जो मूल पर्पस होता है वो ऑयल के लिए प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अलग अलग ऑयल सीड के लिए अलग अलग कंडीशन है, बट ऑयल सीड के लिए अच्छी बात यह है कि ये थोड़े सैंडी लूमी सॉइल में भी उग जाता है। अगर क्ले थोड़ा कम भी है, सैंड और सिल्ट थोड़ा ज्यादा है, तब भी उगता है। ठीक है, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के इसको तापमान की आवश्यकता होती है, और 30 से 75 सेंटीमीटर। बहुत ज्यादा रेनफॉल भी इसको नहीं चाहिए होता है। सॉरी। ठीक है, तो ये ऑयल सीड्स है। ऑयल सीड्स का अलग अलग, सनफ्लावर, सोयाबीन, और भी जितने ऑयल सीड है हमारे, उसके अलग अलग प्रोडक्शन हमको देखना पड़ेगा, वो हम उस समय देखेंगे। तो ये ऑयल सीड याद रखना, जैसे ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल, कस्टर्ड का तेल, कॉटन का, सनफ्लावर का। तो ये सारे एज अ रिफाइंड ऑयल्स भी प्रयोग किया जा रहा है इंडिया में। फिर आता है चाय। देखो कहा ये फूड वाली चीज़ों में मुझे कहानी सुनाने में बहुत मजा आता है, बट कहानी बाद में कभी हम शॉर्ट्स बना के दे देंगे तुमको, इंटरेस्टिंग कहानियाँ खाने के बारे में। तो ये जो चाय है ना, ये बहुत एक अच्छी ड्रिंक है। ठीक है, चाय का प्रोडक्शन के लिए तुमको ध्यान रखना, ये एकदम ध्यान रखना, वेल ड्रेन्ड सॉइल। मतलब मैंने इरिगेशन दी उसको, मैंने पानी दिया, पानी रुका नहीं, मिट्टी ने मॉइस्चर को लिया। ठीक है, जो मिट्टी है, सॉइल है, उसने पानी को थोड़ा एब्जॉर्ब किया, जितना उसको चाहिए था उसने लिया, बाकी पानी चला गया, पानी जमा नहीं होना चाहिए। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए पहली तो। दूसरी, जो सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा और ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। अब आपको पता है ओ लेयर जो था सॉइल का, याद है ना ओ लेयर? ओ लेयर में मैंने क्या बताया था कि उसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस कैसे आता है? जो पेड़ पौधे पत्तियां गिरती हैं, अर्थवॉर्म चलते हैं, उसके कारण आता है। तो ये मूल रूप से देखो, ये ना स्लोपी, जहां पे ढालदार थोड़ा होगा एरिया, सॉइल, वहां पे होगा, क्योंकि धारदार इलाकों में तुमको पता है कि ट्रीज पहले बहुत सारे होंगे, तो वो जो सॉइल है वो फर्टाइल है, ज्यादा ऑर्गेनिक मात्रा ज्यादा है। इरिगेशन करोगे तो जितना पानी चाहिए उतना रहेगा, बाकी स्लोप के कारण आगे बढ़ जाएगा।
इसीलिए तुम जब टी के प्रोडक्शन को देखते हो तो टी का प्रोडक्शन और ठंडक थोड़ा चाहिए, 20 से 30 का तापमान चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं, बहुत गर्म भी नहीं, एंड रेनफॉल भी चाहिए। तो तुमको टी का प्रोडक्शन हमेशा स्लोपी क्षेत्रों में दिखेगा, जैसे आसाम में दिखेगा। दार्जिलिंग टी तुम लोगों ने सुना होगा, बहुत अच्छा चाय होता है, उस ढलान को तुमने सुना होगा, वो ढलान पे उगाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेट, अब ये कैसे इसमें डेटा आ गया, तो ये सब नहीं, ईस्टर्न हिल स्लोप्स पे सबसे पहले ये यूज किया गया था, और ये सारी बातें इसके बारे में है। चाय के बारे में 20 से 30 डिग्री का तापमान होना चाहिए, 150 से 300 के बीच में बारिश होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो। अगली इंटरेस्टिंग ड्रिंक, दुनिया की सबसे अच्छी ड्रिंक, कॉफी। कॉफी का ऐसा माना जाता है जैसे कि यमन से बाबा बुडान हिल्स पे आया था, चुरा के लाया गया था, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी जाती है, बहुत पहले की बात है इसमें। लेकिन अगर चाय कॉफी का प्रोडक्शन की बात करो तो ये भी चाय की तरह ही है। चाय वेल ड्रेन्ड, इसको भी वो चाहिए होता है, लोमी सॉइल चाहिए होता है, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होता है। ठीक, इसको ना धूप थोड़ी खिली हुई चाहिए होती है, तो 15 से 28 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, और इसको भी बारिश चाहिए होती है, 150 से 250 सेंटीमीटर की बारिश इसके प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये कॉफी का हो गया। ये जैसे, अच्छा, रोबस्टा, रोबस्टा और अरेबिका, दो वैरायटी होता है। जो इंडियन वैरायटी है जो कि बहुत फेमस है, बहुत बहुत अच्छा होता है, वो अरेबिका है। तो अगर आपको कभी कॉफ़ी बीन्स देखने का, कॉफ़ी बीन से कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट करके पीने का चांस मिले तो आप ज़रूर पिए, तो आप फील कर पाओगे उसके अरोमा को, उसके फ्लेवर्स को, है ना। तो इंडियन अरेबिका वैरायटी वर्ल्ड फेमस है, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो, ये दो वैरायटी है, रोबस्टा एंड अरेबिका। अगला है रबर। रबर पेड़ से निकलता है, पेड़ पे कट लगाते हैं, उसमें से चीज़ें निकलती हैं, उससे हम लोग रबर बनाते हैं। ये खास करके इक्वेटोरियल क्रॉप्स हैं। इक्वेटोरियल क्रॉप्स मतलब भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहां पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन हम तो इंसान हैं, हमने तो तकनीकें बना ली है, तो हम लोग अब इसको ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में भी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसके प्रोडक्शन के लिए 25 से ज़्यादा का तापमान चाहिए, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 200 से ज़्यादा बारिश इसको बहुत अच्छी चाहिए होती है। साथ में रिच रिच एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल इसको चाहिए होता है, जलोढ़ मिट्टी इसको चाहिए होती है रबर के लिए। ठीक है, आगे है कॉटन। कॉटन में जो एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए आपको 210 फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए। ये शब्द देखो, याद रखना, ऐसे दे देता है क्वेश्चन, है ना, बहुत, ये बहुत बार पूछा है, ये मेरे को भी अच्छा लगता है और ये एनटीओ को भी अच्छा लगता है, ऐसे पूछता है। दिस क्रॉप नीड्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, आइडेंटिफाई द क्रॉप। 210, ठीक है, हिम झंझारवत रहित दिन चाहिए होता है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। टेम्परेचर 21 से 30 चाहिए होता है, कम बारिश चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश इसके लिए काफी है। वेल ट्रेंड ब्लैक कॉटन, रेगूर सॉइल जिसको कहते हैं, ब्लैक सॉइल पे इसका प्रोडक्शन होता है, इसलिए भारत में दक्कन का जो पठार वाला क्षेत्र है वहां पे इसका प्रोडक्शन होता है। लंबा टाइम चाहिए होता है इसके प्रोडक्शन के लिए, 8 से 10 महीने अच्छे से इसको चाहिए होता है। जब इसके बड खिल रहे होते हैं ना कॉटन के, तो अगर ठंडक इतना ज्यादा है कि बर्फ गिर रहा है, फ्रॉस्ट गिर रहा है, तो ये खुल नहीं पाते हैं, कॉटन के जो बड्स हैं वो खुल नहीं पाते हैं, तो कॉटन का अच्छा प्रोडक्शन हो नहीं पाता है। इसीलिए कम से कम 210, जब ये ग्रो कर रहा हो, जब इसके फ्लावर्स खिल रहे हों, तो 210 फ्रॉस्ट फ्री दिन इसको चाहिए कम से कम, अच्छी सनशाइन चाहिए, ठीक ठाक बारिश चाहिए, और ब्लैक रेगूर सॉइल जो कि वेल ड्रेन्ड हो, पानी इसमें भी जमा नहीं मांगता है, तो ऐसा कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, जूट। जूट देखो, जूट का प्रयोग रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। जूट के प्लांटेशन होते हैं, खास करके बांग्लादेश में देखो तो बहुत सारे इसके प्लांटेशन है। वेस्ट बंगाल, गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो ये पूरा क्षेत्र है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाला, यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। इसके प्रोडक्शन के लिए 25 से 35 का तापमान चाहिए, 150 से 250 वर्षा चाहिए। देखो मैं तो ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, 150 से 250 वर्षा चाहिए, 25 से 30 तापमान चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए, तुमको करना पड़ेगा याद। ठीक है, मान लो कि क्रॉप पूछा, मान लो यही पूछ लिया, जूट, पहला स्टेटमेंट, जूट नीड्स 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर, जूट नीड्स 150 से 250 डिग्री, 150 से 250 सेंटीमीटर बारिश। इट इज मोस्टली ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र। अब तुमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फंस जाओगे। तो जितने मैं क्रॉप्स बता रहा हूँ ना, एटलीस्ट उसके ये जो मैं चीज बता रहा हूँ ना, याद रखना, भागना मत कि अरे यार क्या बता दिए
ये मत करना, जो पढ़ा रहा हूँ उसको सीरियसली पढ़ना। मैं खुद कोशिश करता हूँ कि मिनिमलिस्टिक तुमको पढ़ाऊँ, इतना ही पढ़ाऊँ कि तुम अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये मेरा एफर्ट है। मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें मत शॉर्टकट मारना, मैं खुद ही शॉर्टकट मार के पढ़ा रहा हूँ, बहुत कम पढ़ा रहा हूँ अगर तुम बुक उठाओ उसकी तुलना में। मेरे भी कोर्स का शॉर्टकट मत मारने लग जाना तुम लोग, इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। आई डोंट थिंक ये चेंज हुआ होगा, आई थिंक बांग्लादेश होगा, देख लेंगे। बट देखो ये इस तरह का स्टेटमेंट अभी जहां पे भी स्लाइड में आया ना, उसको इग्नोर करना। इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। अभी जैसे हैंगर्स बने हुए हैं, कारपेट्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें आजकल जूट का बनता है। नेक्स्ट, मिलेट। मिलेट को श्री अन्न भी कहते हैं, श्री अन्न। ऐसे माना जाता है कि बहुत पौष्टिक, बहुत अच्छा खाना होता है। मिलेट्स क्या होता है, कहीं भी उग जाता है, एकदम अच्छे, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारी चीजें हैं ना, इसको ज्यादा बारिश भी नहीं चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश उग जाएगा। 27 से 32-35 टेम्परेचर हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा ज़्यादा उग जाएगा। बेचारे एकदम मासूम लोग होते हैं ये जो मिलेट्स होते हैं, श्री अन्न, ठीक है। इसको श्री अन्न कहा जाता है मिलेट्स को। एलुवियल सॉइल है, उग जाएगा। लोमी सॉइल है, उग जाएगा। सॉइल में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उपजाऊ सॉइल ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, उग जाएगा। सॉइल में सैंड की मात्रा ज़्यादा है, उग जाएगा। सॉइल में सिल्ट की मात्रा ज़्यादा है, उग जाएगा। बहुत शैलो, ज़्यादा डीप ब्लैक सॉइल नहीं, ऊपर ऊपर ही बस ब्लैक सॉइल है, उग जाएगा। इसलिए इसको पहले ना भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के पास खाना पीना नहीं था, बहुत दिक्कत होती थी, इम्पोर्ट करना पड़ता था। तो उस समय लोग यही सब खाते थे, बाजरा। आप अपने अगर आपके मम्मी पापा थोड़े एजेड हों या फिर दादा दादी आपको, तो उनसे पूछो, बताएंगे ज्वार की रोटी हम खाते थे, बाजरा का खाते थे, है ना। तो ये कैसे भी कंडीशन में उग जाता था, बीज छिड़क दिया, बिना मेंटेनेंस भी नहीं करना, उग गया, लोगों ने पकाया खा लिया। और हाईली प्रोटीन, प्रोटीन कह रहा हूँ, हाईली न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत अच्छा होता था बॉडी के लिए। इसको श्रेयन भी कहते थे। अभी हाल ही में मिलेट ईयर सेलिब्रेट किया गया है, मुझे लगता है पिछले साल को, है ना, या 2022 को, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मिलेट ईयर किया गया था भारत के द्वारा, ठीक है। तो ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, कैसी भी कंडीशन में उग जाती हैं, ओके। नेक्स्ट, पल्स, दाल। वेजिटेरियन प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स भारत में दाल है। भारत बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दाल, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ दाल एज वेल। उगाते भी बहुत है, खाते भी बहुत है। सैंडी लोमी मिट्टी, मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें सैंड की मात्रा, सिल्ट की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पे उग जाते हैं। 20 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, 25 से 60 सेंटीमीटर बारिश चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं चाहिए, और तापमान भी ठीक ठाक में उग जाता है। तो मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है आपका, देखो, और कुछ नहीं उगता है बेचारे, बहुत कम चीज़ें वहाँ पे वैसे देखा जाए तो, पर दाल के प्रोडक्शन में वो बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि सैंडी लोमी सॉइल वहाँ पे मिल जाता है, ठीक ठाक बारिश भी हो ही जाती है, तापमान भी ठीक ही रहता है, अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो ये दाल की कंडीशन थी, ठीक है। तूर, अरहर, मूंग, चना, मटर, ये सारे मुख्य दाल हैं, ये सारे दाल्स। और ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स इसको कहा जाता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो जब हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था तो आपको बताया था कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके सॉइल में डालने का काम ये दाल करते हैं। तो दाल क्रॉप रोटेशन में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि तुमने दाल लगा दिया तो जो ये तुम्हारे खेत को नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हुई थी, जिसके लिए अलग से एनपीके खाद डाला जाता है, तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए तुम अगर सिर्फ ये अपने एक सीजन में दाल लगा दो अपने खेत में, तो वो कमी दूर हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी थी हमारी क्रॉप्स के बारे में। आशा है कि आप लोग कर रहे हो। देखो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा करूँ आप लोगों के लिए। आप लोग भी मेहनत कीजिए, बहुत जल्दी आपको कुछ अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी, तो उसके लिए तैयार रहिए। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे, अच्छे से सब कुछ करेंगे, लेकिन लगे रहना है, ठीक है। जाना है अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में, मेरा और आपका मेहनत वेस्ट नहीं करना है, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच। अगले वीक से देखो मैं कोशिश करूँगा, कल मंडे ट्यूसडे से, मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे से मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी क्लासेस आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाए। 9 बजे ये क्लास आ जाया करे, 10 बजे 10 MCQ वाला सेशन आ जाए, मंडे या ट्यूसडे, कल या परसों से ये सारे काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे। घबराओ मत, मुझे भी पता है थोड़ा डिस्टर्ब है अभी, बट
चिंता मत करना, मैं हूँ आप लोगों के साथ। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।